यूनाइटेड नेशन ने 1948 में सबसे पहली बार ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों की बात की थी और मानव अधिकार जो पूरी दुनिया में फॉलो होने चाहिए उसके लिए गाइडलाइंस भी दी थी। और इसी गाइडलाइंस के तहत 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर भारत में एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरीके से भारत में मानव अधिकारों की रक्षा करती है, इनकी क्या पावर और फंक्शंस हैं, इनके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, किस तरीके से उन्हें अपॉइंट किया जाता है और अगर वो किसी भी तरीके से संविधान के खिलाफ जाते हैं तो उनका रिमूवल किस तरीके से किया जाता है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें तो इसे ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा भारत में लागू किया गया था ताकि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन भारत में बेसिकली किया जा सके। इसीलिए इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी को भारत में ह्यूमन राइट्स के वॉचडॉग की तरह भी देखा जाता है और हेडक्वार्टर आपको इसका न्यू दिल्ली यानी भारत की राजधानी में ही देखने को मिलता है। अगर इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करें तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव आप एक ही लाइन में समझ सकते हैं कि भारत में किसी भी तरीके से जो ह्यूमन राइट्स हैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से वायलेट नहीं होने चाहिए और अगर मान लीजिए वायलेट होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो इनिशियल फंक्शन, अथॉरिटी या ऑब्जेक्टिव या पावर होता है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ही दिया गया है। अब अगर हम लोग इसके ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, इनके मेंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर एक मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पर एनएचआरसी में एक चेयरमैन और 5 अलग अलग दूसरे मेंबर्स यानी टोटल 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इन 6 मेंबर्स के अलावा 7 और एक्स ऑफिसो मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन, इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी के चेयरमैन, साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये 7 मेंबर हमें एक्स ऑफिसो मेंबर्स की तरह देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक व्यक्ति जब तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी या फिर वुमेन या ओबीसी इन कमीशंस का बेसिकली चेयरमैन है तब तक वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी चेयरमैन रहेगा। जैसे ही वहां पर चेयरमैन चेंज होगा यहां पर मेंबर भी चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स। यानी कि अगर आप ऊपर के 6 मेंबर्स और नीचे के 7 एक्स ऑफिसो 7 मेंबर्स मिला लें यानी टोटल आपको ये जो बॉडी है वो 13 मेंबर्स की देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इन प्रॉपर 6 मेंबर्स की बात करें दैट इज चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स, उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। एनएचआरसी के चेयरपर्सन की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये दी जाती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होना चाहिए। अगर फर्स्ट मेंबर की बात करें तो वो पहला मेंबर रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या सर्विंग जज होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड मेंबर एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का या सर्विंग हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। और जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेंबर होते हैं वो ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिन्हें ह्यूमन राइट्स के से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। लेकिन आखिर के जो 3 मेंबर्स होते हैं इन यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेंबर, इसमें जरूरी ये है कि एक मेंबर जो है वो महिला होनी चाहिए यानी फीमेल का भी इंक्लूजन यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो सारे के सारे आपके 6 मेंबर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस न देकर एक कमिटी एडवाइस देती है और उस पर्टिकुलर कमिटी में आपको 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और यूनियन होम मिनिस्टर। यानी ये 6 मेंबर कमेटी के तौर पर जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनएचआरसी में उसी पर्टिकुलर मेंबर को, उसी पर्टिकुलर पर्सन को मेंबर या चेयरमैन बनाते हैं। याद रखने वाली बात यहां पर है कि अगर चेयरमैनशिप या मेंबर के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यहां पर मेंबर बनाया जा रहा है तो उसके लिए जरूरी ये है कि इस कमेटी के अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका रिकमेंडेशन यहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर इन्हें अपॉइंट कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली चेयरपर्सन या मेंबर को रिमूव भी कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, किसी तरीके के करप्शन का केस करते हैं या फिर किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर करते हैं, अपनी पोस्ट के अलावा किसी और दूसरी पोस्ट पर भी रहते हैं जहां से उन्हें किसी भी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, या फिर अगर बाद में ये पता चलता है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर चेयरमैन या मेंबर रहते हुए अगर किसी एनएचआरसी के पर्सन ने
किसी भी तरीके का ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी वजह से उनको बेसिकली जेल हो गई या फिर सजा सुनाई गई, तो यहां पर उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन एनएचआरसी के मेंबर्स को हटाने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को हटाया जाता है। यानी कि अगर किसी एनएचआरसी के मेंबर या चेयरमैन ने किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर किया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं या उन्हें ये ऑर्डर या निर्देश देते हैं कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए। सुप्रीम कोर्ट जब एक बार इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है तो चांसेस हैं कि उस रिपोर्ट में दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस एनएचआरसी के मेंबर या चेयरमैन को गिल्टी माना गया हो या नॉट गिल्टी। चाहे जो भी बेसिकली एडवाइस दी गई हो, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर यहां पर बाइंडिंग होती है और सुप्रीम कोर्ट के यहां पर रिकमेंडेशन पर ही ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट कि उन्हें हटाया जाएगा पोस्ट से या नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एनएचआरसी के पॉजिटिव फैक्टर या उनके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है कि अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किसी भी तरीके से होता है तो सबसे पहले यहां पर इन्वेस्टिगेशन जो प्रायोरिटी लेवल पर की जाती है वो यहां पर की जाती है आपके एनएचआरसी के द्वारा ही, या फिर अगर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग चल रही कोर्ट में तो उसमें इंटरवीन करने की भी अथॉरिटी एनएचआरसी को दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भी वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं और जो भी बेसिकली सेफगार्ड मेजर्स ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, एनएचआरसी का एक इंपॉर्टेंट से या स्टेप होता ही है उस पर्टिकुलर चीज में। इसके अलावा यहां पर जो जो चीजें हैं जो रुकावटें बन जाती हैं किसी भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए, उन रुकावटों को दूर करने के लिए रिकमेंडेशन भी यहां पर एनएचआरसी देता है। जो जो अलग अलग ट्रीटीज हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां हुई हैं अलग अलग देशों के बीच में जिसके तहत मानव अधिकारों को जो बेसिकली वायलेट किया जाता है उनको रोका जाता है, तो उसके लिए भी यहां पर बेसिकली क्या है कि ट्रीटीज को समझने की जिम्मेदारी भी यहां पर रहती है पर्टिकुलर एनएचआरसी के मेंबर्स की। यहां पर इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को और ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश करना, ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करना, उसके लिए अवेयरनेस जगाना, जिसके लिए रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनएचआरसी का यहां पर मेन फंक्शन यह भी होता है कि वो रिसर्च करते हैं, अवेयरनेस जगाते हैं और जो एनजीओ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं उन एनजीओ को सपोर्ट करने का काम भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। अब अगर हम लोग इनकी यहां पर पावर की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनएचआरसी को उतनी ही पावर दी गई है जितनी सिविल कोर्ट के एक जज को दी गई है, बट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओनली एंड ओनली ह्यूमन राइट्स केसेस। यहां तक कि अगर किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट्स का कोई भी वायलेशन होता है तो वो वायलेशन यानी वो क्राइम होने के 1 साल के अंदर अंदर ही एनएचआरसी को वो केस खुद से सॉल्व करना होता है। अगर 1 साल की जो टाइम लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है तो एनएचआरसी बेसिकली उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है, यानी फिर वो नॉर्मल आपके सिविल कोड या क्रिमिनल कोड की तरफ ही जाता है। इसके अलावा यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके की सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को कोई भी एक ऐसा ऑर्डर देती है जो ह्यूमन राइट्स या उसके वायलेशन या उसके केसेस या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो, तो यहां पर एनएचआरसी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उससे रिलेटेड एफिडेविट या डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस को अपने पास पूरी तरीके से बुला सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि समन यहां पर नोटिस किया जा सकता है, यानी कि जुडिशियल पावर एनएचआरसी को दी गई है, यानी कि आप एनएचआरसी को स्पष्ट शब्दों में काजी जुडिशियल बॉडीज का नाम यहां पर बिल्कुल दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इनका जो रिकमेंडेशन होता है वो बेसिकली बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरह एनएचआरसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं और वो एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट या गवर्नर के थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पहुंचाई जाती है और मानव अधिकारों की सुरक्षा किस तरीके से करनी है इस देश में ये रिकमेंडेशन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में दिए जाते हैं। और अगर सरकार को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस बहुत जरूरी हैं इस देश में जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, तो उस पर अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। लेकिन नोटेबल पॉइंट ये है कि ये रिकमेंडेशन जो एनएचआरसी के द्वारा दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बाइंडिंग नहीं होते हैं। अब अगर यहां पर ये जो रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट बेसिकली क्या है कि किसी आर्टिकल में तो दी नहीं गई है, लेकिन एक तरीके का पार्लियामेंट्री प्रोविजन है। सीधी सी बात है ये आर्टिकल में दी भी नहीं जाएगी, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं लेकिन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि आपको इसका किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। लेकिन आज भी इस देश में हमें बहुत सारी ऐसी जमीनी स्तर पर हकीकतें देखने को मिलती हैं जहां पर जाति के नाम पर या फिर रेस के नाम पर या फिर जेंडर के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता हुआ दिखता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने अपने आसपास किसी भी तरीके के ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को होता हुआ देखा है और क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है
सच में इसे रोकने में कामयाब रही है जो वायलेशन हमारे देश में हो रहे हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ऐसे सजेशन जरूर दीजिए जो और इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, ताकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और ज्यादा एम्पावर हो सके और इस तरीके के वायलेशन को पूरी तरीके से रोकने में सफल हो सके। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है और आपके जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और पॉलिटी के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकता है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि मानव अधिकारों के लिए जागरूकता और अवेयरनेस इसी तरीके से देश के हर नागरिक तक पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।